जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोग का पढ़ाई 24x7 यूट्यूब चैनल के नए वीडियो में। दोस्त आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग पिछले क्लास में एनसीईआरटी के 1.1 को डिस्कस किए थे लोग, ठीक है। तो चलिए आज एनसीईआरटी के 1.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है मेरा, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। जो भी संख्या दिया गया है, ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, हम आपको पिछले क्लास में अभाज्य संख्या के बारे में बताए हैं, ठीक है ना। हम बार बार बोल रहे हैं कि जो भी लोग नए हैं, अगर वो मेरे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का वीडियो नहीं देखे हैं लोग, उन लोगों के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वो पहले जाकर संख्या पद्धति के बारे में देख लेंगे, ठीक है। हम बताए हैं अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जो संख्याएं एक और स्वयं से विभाजित हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 2, ये संख्या क्या है, सिर्फ एक और स्वयं से विभाजित है। 3, ये भी संख्या क्या है, एक और स्वयं से विभाजित है। फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19, ये सारी संख्याएं क्या है, वैसी संख्या है जिसमें सिर्फ क्या, एक और सिर्फ स्वयं से भाग लग सकता है। ये भी संख्या में क्या, एक और स्वयं से, ये भी एक और स्वयं से भाग लगा सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। और हम लोग को क्वेश्चन में क्या करा है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, मतलब वैसे गुना का खंड में लिखना है जो कि क्या हो, अभाज्य हो, मतलब 2, 3, 5, 7, 11 इस सब के गुना के रूप में लिखना है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा 140 को हमको क्या लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 140 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसमें 2 से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें पहले 2 से भाग देंगे तो 2 से कटेगा, कितना होगा, 70 होगा। अब देखिए इसमें नहीं समझ में आए तो इधर 140 में आप 2 से भाग दीजिएगा, 2 सत्ते 14, फिर कट जाएगा, फिर 0, यहाँ पे कितना होगा, 70। तो जिन लोग को नहीं समझ में आए यहाँ पे रफ में भाग करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना होगा, 70, फिर क्या, फिर भी 2 से भाग लगेगा तो फिर कितना होगा, 35। अब क्या है, 2 के बाद क्या है मेरा, 3 है, 3 से तक लगाएंगे भाग, नहीं कटेगा। फिर क्या है मेरा, 5 है, अब 5 से भाग लगाएंगे तो कितना मरतबे कटेगा, 7। फिर 7 से करेंगे तो 1 मरतबे कटेगा। यानी हम लोग 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 70 होगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 35 होगा। फिर 5 से करेंगे तो 7, फिर 7 से करेंगे तो 1। देखिए ये जो सारी संख्या है ना, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या और 7 भी क्या है मेरा, अभाज्य संख्या है। तो यही चीज तो लिखना है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। यानी हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, ये सारी संख्याएं क्या है मेरी, अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसको एक स्टेप और करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 बार 2 आया है तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 5 टू 7। तो ये मेरा क्या हो गया, यही इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया, किसका, 140 का। अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या है, 156 को हम लोग को क्या लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो चलिए 156 को भाग देते हैं। सबसे पहले किससे देखेंगे, 2 से, तो कटेगा 2 सत्ते 14 और कितना, 2 8 16, 78 मरतबे कटेगा। फिर 2 से कटेगा, कितना होगा, 2 3 6 और 2 9 18, ठीक है ना। फिर ये उसके बाद 2 से तो अब नहीं कटेगा तो फिर 3 से देखते हैं, 3 एकम 3 और 3 3 का 9, 3 से कट जाएगा, कितना मरतबे कटेगा, 13 मरतबे कटेगा। और फिर 13 को 1 मरतबे कटेगा, ठीक है ना। अब देखिए आपको देखना पड़ेगा कि इसमें 2 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा, फिर इसमें 3 से लगेगा या 5 से लगेगा, ये सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना।
आप लोग को पता है जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे, ये सारी संख्या क्या होंगी? 2 से विभाज्य होंगी। और अगर 3 के बारे में बोले तो अगर संख्या का जोड़ 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या क्या होती है? 3 से विभाज्य होती है। जैसे मान लीजिए 5, 4 है, तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 9 होगा। इसको 5 + 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 होगा। और 9 क्या है? 3 से विभाज्य है, यानी ये जो 54 होगा वो क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। जैसे 5, 4, 3 है, ठीक है ना? तब तीनों को जोड़ेंगे, 5 + 4 + 3, तो 5, 4, 9 और 3 12। और 12 क्या है मेरा? 3 से विभाज्य है, यानी मेरा जो 5 × 43 होगा वो क्या होगा? मेरा 3 से विभाज्य होगा। तो ऐसे ही करके चेक कर लेंगे। फिर 5 है, तो जिस संख्या के अंत में क्या होगा? 0 हो और 5 हो, क्या होगा? मेरा 5 से विभाजित होगा। तो ऐसा ही करके चेक कर लेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिए? 2 से भाग दिए तो कितना हुआ? 78 हुआ। फिर 2 से भाग दिए तो 39 हुआ। फिर 3 से भाग दिए तो 13, और फिर 13 से भाग दिए तो 1। अब देखिए इसमें जो सारी संख्याएं है ना वो क्या है? मेरा अभाज्य संख्या है। तो फिर 156 को क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। यही चीज आया है मेरा। अब देखिए इसको एक स्टेप और आगे करेंगे तो क्या है? इसमें 2 2 बार आया है, तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13। ये क्या हुआ? मेरा अभाज्य गुणनखंड का रूप हुआ। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो ये इसको साइड में दिखाना पड़ेगा कि हम इसको कैसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़े हैं, ठीक है ना? फिर ये भी क्वेश्चन है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? साइड में हमको बगल में दिखाना पड़ेगा कि कैसे हम लोग इसको तोड़कर लाए हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ठीक है? चलिए अब हम इधर बोर्ड को साफ करते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? चलिए चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है? देखिए तीसरा नंबर मेरा क्वेश्चन है 3825 को हमको अभाज्य गुणनखंड के बारे में लिखना है। तो हम सबसे पहले 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब देखिए शुरुआत 2 से करते हैं। देखिए इसके अंतिम में क्या है? 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, यानी ये 2 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है ना? तो उसके बाद क्या आता है? 3। 3 से देखते हैं, अभी सारे को जोड़ेंगे, 8 और 3 11 और 2 13 और 5 18, यानी 18 मेरा क्या है? 3 से विभाजित है, यानी ये पूरा जो संख्या होगा मेरा क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। कितना होगा? 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, ठीक है? फिर इसको जोड़ते हैं, 2 और 1 3 और 7 10 और 5 15। 15 भी मेरा क्या है? 3 से विभाजित है, यानी ये जो पूरा संख्या होगा मेरा क्या होगा? 3 से विभाजित होगा, ठीक है ना? तो फिर 3 से भाग देंगे, 3 चौका 12, फिर 3 दूना 6 और 3 पचे 15। फिर जोड़ते हैं, 4 और 2 6 और 5 11। 11 मेरा क्या है? 3 से विभाजित नहीं है, यानी ये जो संख्या होगा मेरा 3 से विभाजित नहीं होगा। तो फिर अब क्या होगा? 5 होगा। 5 से देखते हैं, 5 8 40 और 50 25। फिर 5 से विभाजित होगा, कितना? 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, और फिर 17 से करेंगे तो एक मर्तबे कटेगा, ठीक है ना? अब देखिए ये जो सारी संख्या है मेरा क्या है? अभाज्य संख्या है। 2 3 भी अभाज्य संख्या, यहाँ भी अभाज्य संख्या, 5 भी और 17 भी मेरा क्या है? अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसमें एक और स्वयं से ही भाग लग सकता है। तो चलिए इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। क्या होगा? सबसे पहले 3, फिर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 17। यही ना होगा इसका अभाज्य गुणनखंड। और एक स्टेप आगे करेंगे तो 2 बार 3 है, यानी 3 का स्क्वायर गुने 5 भी 2 बार है, तो क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर गुने 17। यही क्या हो गया मेरा? ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। हम लिख सकते हैं कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना होगा? 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17।
और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 17। ठीक है, तो एग्जाम में आएगा ना तो इसी तरह बनाना है, इसको साइड में दिखाना है कि हम कैसे इसका अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं। ठीक है ना, और फिर उसको गुना करके लिख देना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरा चौथा नंबर क्वेश्चन है 5005 है, इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। अब देखिए, इसको 2 से तो विभाजित नहीं होगा, फिर 3 से देखते हैं, तो 3 से देखेंगे तो कितना होगा, 5 और 5 10, 3 से भी विभाजित नहीं होगा, कितना से होगा, अब 5 से होगा, कितना होगा 1 0 फिर 0 1। ठीक है ना, अब फिर इसको देखते हैं कितना, 5 के बाद अब तो ये 5 से विभाजित नहीं होगा, फिर 7 से देखते हैं, तो 7 एकम 7 और 3 10, फिर यहाँ पे 30 होगा, 7 चौक 28 और 7 तिरिका 21, यानी ये 7 से विभाजित है। यहाँ पे होगा कितना, 7 एकम 7, 3 बचेगा, फिर 30 होगा, 7 चौक 28 और फिर यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 1 होगा, तो कितना होगा 7 तिरिका 21। ठीक है, अब फिर देखते हैं 7 से तो ये विभाजित अब होगा नहीं, क्योंकि एक तो 7 दूना 14 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 शेष बच जाएगा। अब 7 के बाद क्या है मेरा 11 है, 11 से देखते हैं, तो 11 एकम 11, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 3 और 3 यहाँ पे भी उतरेगा तो 33, यानी फिर क्या हो मेरा ये 11 से विभाजित होगा। 11 से विभाजित करेंगे तो कितना होगा, 11 एकम 11 और फिर 11 तिहाई 33 और फिर 13 से भाग देंगे तो कितना होगा 1 होगा। अब देखिए जो सारी संख्या है मेरा क्या है, ये अब अभाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि इसमें एक और स्वयं से भाग लगेगा, तो हम लिख सकते हैं क्या कि अभाज्य, लिख सकते हैं इसका 5005 का क्या अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना होगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यही मेरा क्या हो गया 5005 का मेरा क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। चलिए अब 5वें नंबर हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है 7 4 2 9। ठीक है ना, अब इसको तोड़ते हैं 7 4 2 9 को। ठीक है, देखिए 7 4 2 9 क्या होगा, पहले ये तो 2 से विभाजित नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंत में 0 2 4 6 8 नहीं है, तो फिर ये 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है ना, फिर 3 से देखते हैं, इस सारे को जोड़ते हैं 7 4 11 और 2 13 और 9 22, यानी 22 मेरा 3 से विभाजित नहीं है, तो ये पूरा संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगा। 5 से भी 0 और 5 नहीं है, तो ये 5 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, फिर 7 से देखते हैं, 7 एकम 7 छक 42, फिर ये 7 से विभाजित नहीं होगा। फिर 11 से चेक करते हैं, तो 11 छक 66 और फिर ये 11 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है ना, फिर 13 से देखते हैं, 13 पचे 65 और फिर जो होगा नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा। फिर चलते हैं 17, 17 चौका क्या होगा 68 और 68 होगा, तो फिर क्या बचेगा यहाँ पे 6 और 2 62 होगा, फिर 17 तिया 51 11, हाँ 17 से ये डिवाइड होगा। ठीक है ना, क्या होगा 17 चौका 68, फिर 6 62 होगा, 17 तिया 51 और फिर 17 सते 119। ठीक है, तो ये 17 से डिवाइड करेंगे तो 437 आएगा। फिर 17 से चेक करते हैं, तो 17 दूना 34 कितना 97 होगा, 17 से नहीं कटेगा। फिर अब 19 से चेक करते हैं, 19 दूना 38, 38 में 13 में से 8 जाएगा, तो फिर 5 57, हाँ 19 से ये डिवाइड हो जाएगा, कितना होगा 19 दूना 38 और फिर 38 होगा, तो 13 में से 8 जाएगा, तो फिर 5 19 तिया 57। ठीक है, और फिर ये तो 23, तो फिर अभाज्य संख्या ही है 1। तो यानी ये अभाज्य गुणनखंड किसका 7 4 2 9 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 17 गुने 19 गुने 23। देखिए ये जो सारी संख्या है ना, इसमें सिर्फ एक और स्वयं से भाग लगेगा, एक और इसमें भी स्वयं से भाग लगेगा, यानी 17 गुने 19 गुने 23, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये मेरा अभाज्य गुणनखंड है।
तो हम लोग एक नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तब तक आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ है। पहला क्वेश्चन है 26 और 91 है, 510 और 92 है, 336 और 54 है। देखो इसको जांच करना है कि दो संख्याओं का, मतलब ये दोनों संख्याओं का अगर गुणनफल करते हैं तो इसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है या नहीं। अगर नहीं आता है तो फिर मेरा कैलकुलेशन गलत होगा। देखिए एक चीज नोट कर लीजिएगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसक गुने मौसक, लौसक गुने मौसक। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर ये दोनों संख्याओं का लौसक और फिर ये दोनों संख्याओं का मौसक, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करेंगे और फिर लौसक और मौसक का दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं होता है तो मेरा जो कैलकुलेशन होगा वो कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेक किए होंगे, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कि पहले क्वेश्चन को कि हम लोग कैसे इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। चलिए तो अब हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 26 और 91 का हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देखिए हम लोग पिछले क्लास में ना यूक्लिड एल्गोरिथम से एचसीएफ निकाले थे, लेकिन वैसे यहाँ पे नहीं निकालना है। यहाँ पे हम लोग अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले 26 और 91 का हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। चलिए इसका निकालते हैं। कितना से कटेगा, 2 से, 13 दूना 26, फिर 13 से 1, ठीक है। फिर इसको करेंगे तो कितना होगा, फिर ये 2 से तो नहीं कटेगा, फिर 9 1 10, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, फिर 7 से कट जाएगा। कितना होगा, 13 91, फिर 13 से 1 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं 26 बराबर 2 गुने 13 और फिर 91 को लिख सकते हैं क्या, 7 गुने 13। अगर 26 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा मेरा, 2 गुने 13 और फिर 91 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, 7 गुने 13। अब देखिए इसका हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। अब देखिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे। देखिए ये जो अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाले हैं ना, इसमें जो संख्या कॉमन होगा ना वही मेरा क्या होगा, एचसीएफ होगा। जो संख्या इन दोनों में कॉमन होगा उसी को क्या बोलेंगे, एचसीएफ बोलेंगे। जैसे देखिए इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, ठीक है ना। फिर इसमें 13 है और इसमें क्या है, 13 है, हाँ यहाँ पे भी 13 है, यानी यहाँ पे क्या होगा, 13 मेरा मौसा होगा। फिर देखते हैं 7, इसमें नहीं है तो फिर ये 7 कॉमन नहीं है, यानी इसमें एचसीएफ मेरा क्या होगा, 13 होगा। यानी जो दोनों में कॉमन होगा ना वही मेरा क्या होगा, एचसीएफ होगा। जैसे इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, लेकिन इसमें 13 है ना तो इसमें भी 13 है, तो ये 13 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम इसको 13 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। देखिए एचसीएफ का फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ये दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है, तो इसमें कॉमन फैक्टर मेरा क्या है, 13 है, यहाँ पे भी क्या है, 13 है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 13 होगा। अब चलते हैं ना एलसीएम की तरफ। एलसीएम कैसे निकालेंगे ना, देखो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं ना तो क्या करते हैं ना, जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं और जो कॉमन नहीं भी होता है ना उसको भी लिखते हैं। जैसे यहाँ पे दोनों में क्या है, 13 कॉमन है तो 13 को तो लिख देंगे और फिर देख लेंगे जो कॉमन नहीं है, यहाँ पे क्या 2 भी कॉमन नहीं है, इसमें भी 7 दोनों में नहीं है, तो ये फिर दोनों को हम लोग गुना
कर देंगे। जैसे मान लीजिए कोई और भी संख्या रहता है, ये 26 और 91 नहीं रहता, इसमें भी 5 रहता, फिर इसमें भी 5 रहता, तो क्या होता अगर इसका HCF निकालते। एक तो यहाँ पे 13 मैच कर रहा है, दोनों में कॉमन है तो 13, फिर 5 भी दोनों में मिल रहा है, तो यहाँ पे फिर क्या करते 5 से गुना कर देते, यानी 13 और 5 मिल रहा था, यानी 13 5 65 मेरा क्या हो जाता, इसका HCF हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यही दो कॉमन है, तो यहाँ पे क्या है, इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, तो इसलिए इसका HCF क्या होगा, मेरा 13 होगा। और एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम जो दोनों में कॉमन रहता है उसको भी लेते हैं, और फिर जो दोनों में कॉमन नहीं रहता है उसको भी लेते हैं। यानी 13 कॉमन ले लिए तो 13, मतलब जो कॉमन है उसको हम एक बार लिख देंगे, फिर जो नहीं कॉमन है उसको सबको एक बार लिख देंगे। तो 2 कॉमन नहीं है और 7 भी कॉमन नहीं है, तो 2 और 7 को लिख दिए। अब तो मेरे HCF 13 हो गया, फिर अब इसको गुना कर देते हैं, 7 दूना 14, यानी 13 गुने 14 कितना हो जाएगा, 14 दहिया 140 और 14 तिया 42, यानी 182 हो जाएगा। यानी मेरा HCF कितना हो जाएगा, इसका 13 हो जाएगा, और LCM कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। अब देखिए हम इसका तो HCF भी निकाल लिए और LCM भी निकाल लिए, लेकिन हमको क्या दिखाना है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF है या नहीं है। देखिए हम लिखते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर ये दोनों संख्याओं का लॉसव गुने दोनों संख्याओं का क्या है, मेरा मौसम। अब देखिए पहली संख्या मेरा क्या है, यहाँ पे 26 है, और दूसरी संख्या क्या है, मेरा 91 है, बराबर लौसा मेरा कितना है, 182 है, और गुने मौसम मेरा कितना है, 13 है। ठीक है ना। अब 26 में 91 से गुना करेंगे और 182 में 13 से गुना करेंगे। देखिए 26 गुने 91 कितना हो जाएगा, 26, फिर 9 छक 54, 5 और 9 दूना 18 और 5 23, तो कितना हो जाएगा 6 और 4 2 6, यानी 2366 हो जाएगा। यानी 26 में 91 से गुना करिए तो 2366, फिर 182 में हम लोग कितना से गुना करेंगे, 13 से गुना करेंगे, तो कितना होगा, 3 दूना 6 और 18 तिहाई 54, फिर 182 हो जाएगा। कितना हो, 6 4 2 6 और 8 5 13 और 1 1 2, यानी ये भी कितना हो गया, 2366 हो गया। यानी 2366 ये भी हो गया, 2366 ये भी हो गया, यानी दोनों मेरा बराबर हो गया। यानी जो हम लोग इसका सॉल्यूशन किए हैं वो सही है। अगर ये बराबर नहीं आता है ना, तो ये हमारे में गलती है कि हम कहीं ना कहीं मिस्टेक किए हैं। तो इसका LCM और HCF कैसे फाइंड करेंगे, पहले क्या करेंगे देख लेंगे, जो कॉमन होगा वही क्या होगा, मेरा HCF होगा। जो कॉमन होगा और जो कॉमन नहीं होगा सबको उसको गुना कर देंगे, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। फिर दोनों संख्याओं को गुना करेंगे और फिर क्या करेंगे, लौसा गुने मौसा करेंगे, और दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ना, तो हम खुद जांच कर सकते हैं कि ये जो मेरा क्वेश्चन है ना, ये सही है या गलत है। चलिए तो आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है ना। फिर हम बोर्ड को साफ करते हैं और फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है मेरा 510 और 92, ये दोनों का LCM और HCF निकालना है। ठीक है, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और फिर 92 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए इसको सबसे पहले 2 से करेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, फिर 2 पचे 10, 255 होगा। फिर अब तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से देखते हैं, 5 5 10 और 2 12, 3 से विभाजित होगा, कितना होगा, 3 8 है 24 और 3 5 15, फिर 8 5 13, ये 3 से विभाजित नहीं होगा, अब ये 5 से होगा, कितना होगा 17 5 85, और फिर 17 में 1 से। फिर इसको करते हैं तो फिर ये 2 से कटेगा, कितना होगा, 2 चौका 8, 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा, कितना होगा 23, और फिर ये 23 से करेंगे तो 1 मरतबे कटेगा।
अब चलिए हम 5 से 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, ये लिख सकते हैं। फिर अब हम 92 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 23, हम लिखते हैं 92 बराबर 2 गुने 23। ठीक है, अब चलिए हम HCF देखते हैं कि HCF मेरा क्या होगा। अब देखिए यहां पे भी 2 है और यहां पे भी 2 है, यानी मेरा 2 क्या है, कॉमन है। फिर देखिए यहां पे 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो मेरा 3 कॉमन नहीं है। ठीक है ना। अब 5 भी कॉमन नहीं है। फिर 17 देखते हैं, 17 भी कॉमन नहीं है। 23 देखते हैं तो 23 भी क्या है, दोनों में कॉमन नहीं है। फिर 2 है तो 1 2 तो यहाँ पे कॉमन हो गया है, लेकिन फिर ये 2 का कोई कॉमन नहीं है, तो मेरा HCF अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही 2, यहाँ पे जो 2 है और यहाँ पे जो 2, यही एक कॉमन है, तो इसलिए मेरा HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब LCM निकालते हैं, तो LCM में क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको तो हम लिखेंगे ही, और फिर जो कॉमन नहीं रहता है ना उसको भी लिख देते हैं। तो मेरा ये जो 2 कॉमन है इसके लिए हम 1 2 लिख दिए। फिर अब जो कॉमन नहीं है क्या है, 3 गुने 5 गुने 17, फिर क्या गुने 2 गुने 23। ठीक है, जो कॉमन था उसको हम 1 लिख देंगे, फिर जो कॉमन नहीं है वो सारे को भी हम लोग गुना कर देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। और फिर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23,460 होगा। ठीक है ना, इसको आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 23,460 होगा। ठीक है ना, तो यानी इसका HCF कितना होगा, 2 होगा, और LCM कितना होगा, 23,460। आप लोग इसको गुना कर सकते हैं। ठीक है ना, इसका गुना कीजिएगा तो 23,460 होगा। अब चलिए हम इसको जांच करते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या, दोनों संख्याओं का लसाअ गुने फिर दोनों संख्याओं का क्या होगा, मसा। ठीक है, अब पहली संख्या मेरा क्या है, 510 है, और दूसरी संख्या क्या है मेरा, 92 है। पहली संख्या 510 है और दूसरी संख्या मेरा क्या है, 92 है, बराबर मेरा HCF कितना है, पहले लौसा कितना है, 23,460 है, और फिर मौसा कितना है, 2 है। ठीक है ना, अब देखिए इसको गुना कीजिए, कितना होगा, 0, फिर 6 दूना 12, 4 दूना 8 और 1 9, और फिर 23 दूना 46। देखिए इसको भी गुना कीजिएगा ना तो इतना ही आएगा, कितना, 46,920। इसको भी 510 में अगर हम 92 से गुना करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 46,920 ही आएगा। और इसको गुना किए तो कितना आएगा, 46,920। अगर ये 46,920 नहीं आता है तो हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक है, और ये आएगा ही आएगा। ठीक है ना, तो ये दोनों मेरा क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी मेरा जो ये LCM है और जो HCF है ये मेरा क्या है, सही है, यानी इसका HCF क्या होगा, 2 होगा, और LCM मेरा क्या होगा, 23,460 होगा। ठीक है, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या है, 336 और 54 का मेरा क्या निकालना है, LCM और HCF निकालना है। ठीक है ना, तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और फिर 54 का निकालेंगे। देखिए 336 का क्या होगा, सबसे पहले 2 से, 2 एकम 2, फिर 2 छक 12 और 2 आठे 16, फिर 2 से कटाएंगे, 2 आठे 16 और फिर 2 चौका 8, फिर 2 से होगा, 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 दूनी 4 21 होगा, फिर 3 से, 3 सत्ते 21, और फिर 7 से कटाएंगे तो 1 होगा। ठीक है, फिर इसको 2 से कटाएंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, फिर 3 से, 3 नवा 27, फिर 3 से, 3 त्रिका 9, और फिर 3 से 1। ठीक है, यानी ये 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3
54 को लिख सकते हैं, फिर 336 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, ठीक है। तब लिखते हैं 336 बराबर क्या लिख सकते हैं, कितना दो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और फिर 3 गुने 7। फिर 54 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, 336 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, और ये मेरा फिर 54 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हम इसका HCF निकालते हैं और फिर LCM निकालेंगे। देखिए HCF निकालते हैं, देखिए यहाँ पे 1 2 कॉमन है और यहाँ पे भी क्या है, 1 2 कॉमन है, यहाँ पे 1 2 कॉमन है और ये यहाँ पे भी 1 2 कॉमन है, तो एक तो HCF 2 हो जाएगा। फिर देखते हैं यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, फिर यहाँ पे 2 है नहीं है, फिर यहाँ पे 2 है कॉमन नहीं है, लेकिन देखिए 1 3 है ना, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी क्या है मेरा 1 3 है, यानी 1 3 भी कॉमन हो गया। फिर 7 कॉमन नहीं है, फिर ये 2 3 का भी कोई कॉमन नहीं है, तो मेरा HCF कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 2 कॉमन है और फिर मेरा 1 3 कॉमन है। अब चलिए LCM निकालते हैं। सबसे पहले जो कॉमन है उसको तो लिख लेंगे, 1 2 कॉमन है और फिर 1 3 कॉमन है, और बाकी जो बचा उसको लिख देंगे। कितना है, 1 2 3 को 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 7 और फिर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, यानी 1 2 कॉमन था, फिर 1 3 कॉमन था, बाकी संख्या यहाँ पे 3 2 है लिख दिए, फिर 7 और फिर यहाँ पे क्या है मेरा 2 3 है। मतलब जो कॉमन रहेगा उसको तो लिख देंगे और जो कॉमन नहीं रहेगा उसको भी हम लोग गुना करके लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसको गुना करेंगे ना तब 3024 होगा, ठीक है ना। इसको आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसको जांच करते हैं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, दोनों संख्याओं का लौसा गुने दोनों संख्याओं का क्या होगा, मौसा होगा। अब पहली संख्या क्या है 336 गुने दूसरी संख्या क्या है मेरा 54 बराबर क्या होगा, लौसा मेरा कितना है 3024 गुने मौसा मेरा कितना है 6 है। अब देखिए 3024 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, 2 6 दूना 12, 2 14 और फिर 6 3 18, यानी 18 144, और इसको भी आप गुना कीजिएगा तो 18 144 ही होगा, ठीक है ना। मतलब लौसा गुने मौसा जितना आया उतना ही अगर हम पहली संख्या गुने दूसरी संख्या करेंगे तो वो भी मेरा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। तो यही मेरा क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM कैसे निकालते हैं और HCF कैसे निकालते हैं और उनका जांच कैसे करते हैं कि मेरा जो हम लोग कैलकुलेशन किए हैं वो मेरा सही है या गलत है। इसको एकदम ध्यान देना है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का लौसा निकाल लेंगे, फिर दोनों संख्याओं का मौसा निकाल लेंगे और फिर दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, और फिर पहली संख्या दूसरी संख्या को गुना करेंगे तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए कि कोई संख्या है और उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाले, ठीक है ना, 2 टू दी पावर 3 गुने 3 का पावर 2, फिर मान लीजिए कोई और संख्या 2 का स्क्वायर गुने 3 के पावर 4, ठीक है ना। अब ये मान लीजिए कि 2 अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, और इसको हम लोग को क्या निकालना है, HCF निकालना है और फिर क्या निकालना है, LCM निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर 2 का पावर 3 है, मतलब यहाँ पे 2 कितना बार होगा, 3 बार होगा। यहाँ पे क्यों कितना बार 2 है, 2 का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे 2 कितना बार होगा, 2 बार होगा। मतलब यहाँ पे 3 बार है और यहाँ पे कितना बार है, 2 बार है। तो देखिए HCF में क्या होता है कि जो संख्याएं कॉमन होती हैं उसको ही लेते हैं, लेकिन LCM में जो कॉमन होता है उसको भी लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लेते हैं। तो देखिए HCF में क्या होगा, जैसे यहाँ पे 3 बार है और यहाँ पे कितना बार है, 2 बार है, यानी 2 बार तो 2 बार कॉमन हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा। और फिर
यहाँ पे 3 कितना बार है, 2 बार है, यहाँ पे 3 कितना बार है, 4 बार है, यानी 2 बार 3 भी, मतलब यहाँ का 2 बार 3 और यहाँ का भी 2 बार 3 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी मेरा HCF कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 गुने 3 का स्क्वायर 9, यानी मेरा HCF कितना हो जाएगा 36। लेकिन वही हम LCM का बात करें तो LCM में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे 2 के पावर 2 है, यहाँ पे 2 के पावर कितना है, 3 है। तो देखिए 2 के पावर 2, इसमें अगर यहाँ पे 2 के पावर 3 है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2। यहाँ पे 2 के पावर 2 है तो लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 और 2 तो कॉमन हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, हम LCM में जो कॉमन होता है उसको भी लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लेते हैं। यानी क्या लिख सकते हैं, ये तो दोनों में कॉमन है 2 गुने 2 और ये कॉमन नहीं है तो इसको भी तो लेंगे। ये तो 2 का काम हो गया। फिर 3 में 3 का क्या है, मेरा स्क्वायर है और यहाँ पे 3 के पावर क्या है, 4 है, यानी 3 का स्क्वायर मतलब क्या, 3 गुने 3 और 3 के पावर 4 मतलब क्या, 3 को हम 4 बार गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 3 है और यहाँ पे कितना है 2 3, ये 2 3 क्या हो जाएगा, मेरा कॉमन हो जाएगा, यानी 3 गुने 3। तो जो कॉमन है उसको भी लिख लेंगे लेकिन जो कॉमन नहीं है उसको भी हम क्या लिखेंगे, गुना करके लिखेंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। देखिए एक आसान ट्रिक समझेंगे, जैसे क्या होता है ना, 2 के पावर 3 है, यहाँ पे 2 के पावर क्या है, मेरा 2 है। अब यहाँ पे 3 के पावर 4 है और 3 के पावर 2 है। देखिए अगर HCF निकालना रहता है ना, तो अगर दोनों में जो सबसे छोटा पावर होता है ना उसको लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 के पावर 2 है और यहाँ क्या है, 2 के पावर 3 है, तो छोटा कौन है, 2 के पावर 2, तो हम क्या लेंगे, 2 के पावर 2। यहाँ पे 3 के पावर 4 है और 3 के पावर क्या है, 2, तो दोनों में छोटा कौन है, 3 के पावर 2, तो हम कितना लेंगे, 3 के पावर 2। कब, जब HCF निकालेंगे तब। लेकिन वही जब LCM निकालेंगे ना, तो जो बड़ा पावर रहता है, जैसे यहाँ पे 2 के पावर 2 है और यहाँ पे क्या है, 2 के पावर 3, तो हम कॉमन में क्या लेंगे, 2 के पावर 3। लेकिन फिर यहाँ पे 3 के पावर 4 है, फिर क्या है, 3 के पावर 2, तो हम कितना लेंगे, 3 के पावर 4। देखिए वही चीज तो है, 2 के पावर 3 LCM था ना, तो 3 को लिखेंगे ना 2 को 3 बार, फिर 3 का पावर 4 है ना, तो कितना लिखेंगे, 3 को 4 बार। HCF में देखिए 2 को स्क्वायर है, फिर कितना है, 3 का स्क्वायर है। यानी जब HCF का बात होगा तो क्या करेंगे, जो सबसे छोटा होगा, मतलब जो कॉमन में, जैसे 2 का स्क्वायर है और 2 का क्यूब है, तो 2 का स्क्वायर छोटा है तो 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। लेकिन वही LCM लेंगे तो जो दोनों में क्या होगा, बड़ा होगा, वही मेरा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। अब चलिए मान लीजिए यहाँ पे 5 गुने 7 हो गया, फिर यहाँ पे 7 गुने 11 हो गया। अब चलिए ये कोई दो संख्या ले लिए जिसका अभाज्य गुणनखंड हम लिखे, तो 5 गुने 7 आया, फिर हमारा 7 गुने 11 आया, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम बोलेंगे कि इसका HCF क्या होगा और LCM क्या होगा, तो देखिए इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है। अब यहाँ पे हम 13 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें 5 भी नहीं है कॉमन, 7 भी कॉमन नहीं है, 13 भी कॉमन नहीं है, मेरा क्या है, 11 भी कॉमन नहीं है। तब आप पूछेंगे कि HCF इसका कितना होगा, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं रहता है ना, तो मेरा HCF क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि दोनों को तो गुना 1 करके तो लिख ही सकते हैं ना, तो इसका HCF मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन वही LCM पूछेंगे तो कोई कॉमन नहीं है, तो सबको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ये सारे को हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो आप समझ रहे हैं कि हम LCM और HCF अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, हम फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF निकालना है। सेम टू सेम हम लोग जो 2 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं ना वही है, इसमें भी LCM और HCF निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। देखिए पहला क्वेश्चन है, 12 है, 15 है और 21 है। अब आप 12 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 तिहाई 12। फिर 15 को लिखेंगे तो क्या होगा, 3 पचे 15। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालना हम इसके पीछे आप लोग को समझा चुके हैं, ठीक है ना, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 7 लिख सकते हैं। अब चलिए इसका LCM निकालते हैं और फिर HCF निकालते हैं। सबसे पहले HCF देखते हैं। देखिए जैसे 2
अंकों का हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकाले हैं ना, सेम टू सेम तीन में वैसा ही होगा कि तीनों में जो कॉमन होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। फिर जो तीनों में कॉमन होगा उसको तो लिखेंगे ही, और जो कॉमन नहीं होगा उसको क्या करेंगे, सारे को एक साथ गुना कर देंगे, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे दो है, इसमें किसी में दो नहीं है, तो दो कॉमन नहीं है, फिर दो किसी में नहीं है, लेकिन यहाँ पे तीन है, यहाँ पे भी तीन है, यहाँ पे भी तीन है, यानी तीनों में क्या है, तीन कॉमन है, यानी मेरा एचसीएफ क्या हो गया, तीन हो गया। फिर पांच नहीं है किसी में, फिर सात किसी में भी नहीं है, तो यानी मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा, मेरा तीन हो जाएगा। अब चलिए एलसीएम क्या होगा, पहले तो सारे में तीन कॉमन है तो तीन तो हो ही जाएगा, और फिर जो कॉमन नहीं है उसको लिख देते हैं, दो गुने दो, फिर पांच गुने सात। अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, तीन दूना छह दूना बारह पच्चे 60, और फिर छह सत्ते 42, यानी कितना हो जाएगा 420, यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 420, और एचसीएफ मेरा कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। अब चलिए देखिए, इसमें जांच नहीं करना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यहाँ पे तीन संख्या है, ठीक है ना, वो दो संख्याओं के लिए ही लागू है, ठीक है। अब चलिए इसमें दूसरा क्वेश्चन है, 17 है, फिर 23 है, और मेरा क्या है 29 है। अब देखिए 17 को, फिर 23 है, फिर क्या है मेरा 29 है। अब 17 को तो खुद ही ये अभाज्य संख्या, तो एक गुने 17 लिख सकते हैं, फिर क्या है 23 को एक गुने 23 लिख सकते हैं, फिर 29 है, एक गुने क्या लिख सकते हैं 29 लिख सकते हैं, क्योंकि ये खुद ही ये तीनों क्या है, मेरा अभाज्य संख्या है। अब चलिए इसका एचसीएफ दिखाते हैं और फिर एलसीएम निकालते हैं। अब क्या होगा, ये तीनों में तो कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन है, एक कॉमन है, तो मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं रहता है तो मेरा क्या हो जाता है, जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, मेरा एक कॉमन होता है, ठीक है ना। अब देखिए एलसीएम क्या करेंगे, तीनों संख्याओं को क्या कर देंगे, कोई कॉमन नहीं है, तो फिर तीनों संख्याओं को हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 17 गुने 23 गुने 29, और इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 11 3 3 9, ठीक है ना। आप इसको गुना कीजिएगा तो 11 339 होगा, ठीक है। अब चलिए मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 9 है और 25 है, ये सारी संख्याओं का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। और देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5 लिख सकते हैं ना। अब देखिए सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। देखिए दो तो किसी में भी कॉमन नहीं है, फिर तीन भी किसी में कॉमन नहीं है, फिर पांच भी क्या है, किसी में कॉमन नहीं है, तो मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक, क्योंकि इसको गुना में एक, इसको भी गुना में एक, इसके भी गुना में एक लिख सकते हैं ना, तो मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा एक, क्यों, क्योंकि इसमें तीनों में कोई भी ऐसा संख्या कॉमन नहीं है, ठीक है ना। अब फिर हम एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम मेरा क्या होगा, कोई कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे, सारे को गुना कर देंगे, 2 गुने 2 गुने 2, फिर 3 गुने 3, फिर गुने 5 गुने 5, क्या हो जाएगा 8 गुने 9 गुने, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पे 25 में कितना होगा, 25 में 8 से गुना करेंगे तो 200, और गुने 9 कितना हो जाएगा 1800, यानी मेरा एलसीएम कितना हो जाएगा 1800, और एचसीएफ मेरा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो यही ये तीनों संख्याओं का क्या निकालना था, एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना था, ठीक है। तो ये सारी संख्याएं एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिए, इसका भी एलसीएम एचसीएफ निकाल लिए, इसका भी एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिए। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एचसीएफ 306 और 657 का कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। तो कह रहा है कि एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि एचसीएफ कितना 306 और 657 का कितना है 9 है। निकालना क्या है एलसीएम
306 और 657 का क्या होगा। देखिए हम आपको शुरू में ही बताए हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मौसा, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का लसा और गुने दोनों संख्याओं का फिर क्या होगा, मौसा होगा। अब हम मान लेते हैं कि इसमें पहली संख्या मेरा क्या है, मान लेते हैं पहली संख्या ए है, कितना दिया गया है 306 है। फिर मेरा दूसरा संख्या कितना है बी मान लेते हैं, कितना है 657 है। अब देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, हमको क्या निकालना है, लौसा निकालना है, और मौसा हमको क्या है पता है, तो इसको हम नहीं निकाल सकते हैं। क्या पहली संख्या मेरा क्या है, हम मान लिए कि कितना 306 गुने दूसरी संख्या 657 बराबर एलसीएम हमको क्या करना है, निकालना है, और मौसा कितना दिया है 9 दिया हुआ है। अब देखिए यहां से एलसीएम बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए ये 9 गुना में है ना, इधर आएगा तो क्या होगा मेरा भाग में होगा। चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं ना 306 गुने 657 और बट्टा में 9 लिख सकते हैं। अब देखिए ये 3 9 से कटाएंगे तो कटेगा 9, 3 6 3 9, ये 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9, फिर 3 दहिया 30 और 3 दूना 6, ठीक है ना। फिर ये 3 से कटाएंगे तो 3 3 का 9, 3 चौका 12, ठीक है ना। और फिर हम क्या करेंगे 657 गुने 34 गुना करेंगे तो कितना होगा 22 338, ठीक है ना। 657 में अगर हम 34 से गुना करेंगे तो कितना होगा 22 338, ठीक है ना। देखिए अगर किसी तरह का कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप लोग खुद से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग को कंसेप्ट समझना है। यहाँ पे देखिए हम शुरू में ही बताएं कि ये मतलब जो फॉर्मूला है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ देता है, ठीक है, कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लौसा गुने मौसा। यानी अगर कोई संख्या दिया है उसका अगर हम मौसा दिया है तो हम उसका क्या कर सकते हैं, लौसा निकाल सकते हैं, या लौसा दिया है तो फिर हम क्या निकाल सकते हैं, मौसा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 306 और 657 का क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम कितना 306 और 657 का कितना होगा 22 338, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए किसी संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए यहाँ पर n क्या है, प्राकृत संख्या है, n मेरा क्या है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। कह रहा है कि 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कहने का मतलब कि अगर 6 के पावर n है, मतलब n का मान 1 2 3 4 कुछ भी रखे, जैसे मान लीजिए जिससे कुछ भी 10 100 1000 या 1 लाख कुछ भी, मतलब ऐसे करके, मतलब ऐसा अगर कुछ पावर रखते हैं तो क्या 0 पर समाप्त होगा, मतलब लास्ट में, मतलब अंतिम में मेरा 0 आएगा या नहीं आएगा। अब देखिए 6 के पावर n है, अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, 6 को 2 गुने 3 होगा, इतना का पावर क्या होगा मेरा n होगा। हमको यही देखना है कि इसके अंतिम मतलब इकाई अंक पे 0 आ सकता है या नहीं आ सकता है। जैसे मान लीजिए 6 के पावर हम 10 ही कर दिए तो 6 गुने 6 गुने 6, इतना कितना बार करेंगे 10 बार करेंगे। अब मान लीजिए 6 छक 36 हो जाएगा, फिर 36 में फिर 6 से गुना करेंगे तो फिर 6 छक 36, फिर भी वहां पे भी लास्ट में फिर 6 करेंगे तो वहां पे भी लास्ट में क्या आ रहा है 6 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो यानी हम कह सकते हैं, देखिए वैसी संख्या जिसका अभाज्य
गुणनखंड 2 गुने 5 के पावर n के रूप में हो उसी संख्या के अंत में 0 आ सकता है। देखिए क्यों कह रहे हैं कि 2 गुने 5 के पावर n ही क्यों कह रहे हैं, 2 गुने 5 के पावर n ही हम क्यों कह रहे हैं। देखिए 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। अब 10 के पावर हम 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 10 रखे, क्या होगा, अंत में 0 ही आएगा। अगर हम 10 के पावर कुछ भी 100 भी रखेंगे तो मेरा अंतिम में क्या आएगा, मेरा 0 ही आएगा। तो इसलिए जिसका अभाज्य गुणनखंड कितना 2 गुने 5 के पावर n के रूप में रहता है, वही संख्या का क्या होता है, अंत में 0 आ सकता है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुने 3 के पावर n है, यानी 6 के पावर n के क्या अभाज्य गुणनखंड क्या बोल रहा है क्वेश्चन की जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं 6 के पावर n के अंक 0 पर क्या समाप्त नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 के पावर n यहाँ पे 2 गुने 3 के पावर n के रूप में है। लेकिन अगर हमको इकाई मतलब यहाँ पे 0 अंक लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो 2 गुने 5 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में होना चाहिए, तभी वहां पे 0 मेरा इकाई अंक पर मतलब अंत में 0 आ सकता है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हम आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए यहां तक। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का। कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को कितना लगता है, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए कह रहा है कि किसी खेल का मैदान के चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए कि ये कोई वृत्ताकार पथ है। कह रहा है इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट। मान लीजिए यहां से स्टार्ट करती है सोनिया, ठीक है ना, इसको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। फिर कह रहा है कि जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को कितना लगता है, 12 मिनट, मतलब इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए कह रहा है कि मतलब एक ही समय पर और एक ही स्थान से और एक ही दिशा में चल रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों यहीं से चलना स्टार्ट किए और फिर ये दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो देखो रवि को कितना लग रहा है, यहाँ पे 12 मिनट लग रहा है रवि को, और फिर सोनिया को कितना लग रहा है, मेरा 18 मिनट लग रहा है। तो यानी अब एक ही दिशा में ही सबको चलना है। तो कह रहा है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी रवि कहने का मतलब कितना है कि वो एक चक्कर तो 12 मिनट में ही कर लेगा, फिर सोनिया कितना एक चक्कर को 18 मिनट में करेगी। जब रवि दूसरा चक्कर मार रहा होगा तो रवि को कितना लगेगा, 24 मिनट लगेगा। उसी तरह सोनिया को दूसरा चक्कर मारने में कितना लगेगा, 36 मिनट लगेगा। लेकिन रवि को फिर तीसरा चक्कर मारेगा तो कितना लगेगा, बढ़ती है 36। यानी ये जब सोनिया दूसरा चक्कर मार रही होगी तो रवि कितना चक्कर मार रहा होगा, तीसरा चक्कर मार रहा होगा।
यानी हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है कि एलसीएम ऑफ किसका, 18 का और 12 का। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए 18 को अभाज्य गुणनखंड में लिखेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 3 गुने 3। 12 को अभाज्य गुणनखंड में लिखेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 3। अब चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। देखिए सबसे पहले कॉमन देख लेते हैं, एक 2 कॉमन है, फिर एक 3 कॉमन है, और फिर जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख देंगे, 2 गुने 3 कितना होगा, 3 दूना 6, दूना 12 36, यानी वो 36 मिनट बाद, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए यहां से भी आप लोग को समझ में आया कि सोनिया एक चक्कर कितना में मारती है, 18 मिनट में मारती है, जबकि रवि एक चक्कर कितना मिनट में मारता है, 12 मिनट में मारता है। यानी सोनिया एक चक्कर मारेगी 18 मिनट, रवि तो एक चक्कर 12 मिनट में ही क्लियर कर लेगा। फिर रवि दूसरा चक्कर 24 मिनट में मारेगा, लेकिन सोनिया कितना, दूसरा चक्कर 18 दूना फिर 36 मिनट में मारेगी, लेकिन रवि तीसरा चक्कर मारेगा कितना, 36 मिनट। यानी ये जो 36 मिनट होगा यहीं पे क्या, दोनों फिर एक साथ मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आशा करते हैं ये सारी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग का ये एनसीईआरटी का जो 1.2 एक्सरसाइज था, इसमें 6 क्वेश्चन थे, हम लोग 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ठीक है ना। पिछले क्लास में हम लोग 1.1 डिस्कस किए थे, और इस क्लास में हम लोग 1.2 डिस्कस कर लिए, और फिर हम लोग अगले क्लास में 1.3 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।